चलो पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ना है समतल सड़क पर कार की गति। बात समझा गई? इसके पीछे हम पढ़ाए थे अभिकेंद्रीय बल। क्या पढ़ाए थे? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में बताए थे कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर क्या करता है? गति करता है, तो इसके केंद्र की ओर एक बल आरोपित होता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है किसी भी वस्तु को गति का वृत्तीय गति प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति प्रदान करता है। अगर किसी भी पिंड का अगर अभिकेंद्रीय बल ना हो तो वह पिंड वृत्तीय गति नहीं कर सकता। वृत्तीय गति करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अभिकेंद्रीय बल। बात समझ आ गई? अगर हम किसी वाहन को कार को लेकर सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे लेके जाएंगे तो अगर मुड़ना नहीं है तो क्या होगा? कार एकदम सीधा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ये समतल सड़क है, अगर यहाँ पर कार को जाना है तो क्या होगा? सीधे चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको क्या होता है कि सड़क पर अगर मोड़ आ जाता है, क्या होता है? वहां देखिएगा जहाँ बहुत खतरनाक मोड़ होता है वहां लिखा होता है कृपया धीरे चले आगे अंधा मोड़ है। क्या लिखा होता है? कृपया धीरे चले आगे क्या है? अंधा मोड़ है। वहां दिखाता है कि वहां कार का स्पीड आपको मैक्सिमम कितना करता है। ज्यादा कर लेंगे तभी एक्सीडेंट हो जाएगा और ज्यादा कम कर लेंगे तभी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां लिखा होता है कि आप ज्यादा स्पीड में न जाइए वरना तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए लिखा जाता है, कहीं कहीं आगे बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, आप जैसे ही जाओगे गाड़ी की बत्ती जलेगी उस पे बोर्ड पे चमकेगा और लिखा होगा कि आगे क्या है? अंधा मोड़ है। देखे हो कहीं रोड पे? जी सर। चलाते तो हो नहीं गाड़ी? देखे कैसे हो? साइकिल चला के देखी हो? ठीक है। हमको मोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? एक मैक्सिमम वेग होना चाहिए। उसी वेग को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और जब हम मोड़ पर मोड़ते हैं, किसी भी मोड़ पर मोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? सर्कल। तो सर्कल बनेगा तो इसका हम इसी पे चलते हैं। और सर्कल बनने के लिए, वृत्तीय गति बनने के लिए हमें क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल बनना चाहिए। ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जब हम मोड़ पर, किसी मोड़ पर अपने गाड़ी को, वाहन को क्या करते हैं? मोड़ते हैं, तो टायर और सड़क के बीच में क्या होता है? घर्षण बल लगता है। किसके किसके बीच? टायर और सड़क के बीच में एक घर्षण बल लगता है जो इस वृत्त के केंद्र की ओर होता है। कहाँ होता है? वृत्त की केंद्र की ओर होता है। और वृत्त की केंद्र की ओर होने के कारण यह अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। और जो हमारा जो वाहन होता है वह वृत्तीय गति में मुड़ जाती है और आसानी से हम लोग क्या होते हैं? पार कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती। बात समझ गई? आगे देखते हैं। हमने माना कि m द्रव्यमान का एक कार R वृत्तीय मोड़ पर, R त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर, R त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर v वेग से क्या होती है? मुड़ती है। ठीक है। और जब मुड़ेगी, देखिए जैसे हमारा ये कार है, ये हमारी क्या है? सड़क है। बात समझ गई? तो जब यहाँ से हमारी वाहन क्या होती है? मुड़ती है, तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल लगेगा। और ये जो घर्षण बल होता है किसको उत्पन्न कर देता है? तो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न कर देता है, जिससे कार क्या होती है? वृत्तीय गति में आ जाती है। और वृत्तीय गति में जैसी आएगी तो कार आसानी से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बड़े बड़े क्या होता है, जो सड़क होते हैं, नेशनल होते हैं, हाईवे रोड होते हैं, उस पे ये मोड़ बनाया जाता है। अगर गांव में जाओगे तो क्या होता है? 190 डिग्री बना देते हैं। गांव में जाओगे तो सड़कें कैसे मिलेगी? 90 अंश पर। यहाँ गली से घुसेंगे और यहाँ आने के बाद कैसे मिलेगा? 90 अंश। यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बस नहीं।
क्योंकि गली में जाएंगे तो गली में क्या होती है, पतली पतली, और उसमें खोल कैसे देते हैं 90 डिग्री पर, क्या सर्कल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यहाँ नियम लागू नहीं होता। ये कहाँ बनाते हैं हम लोग? तो बड़े बड़े नेशनल जो हाईवे रोड होते हैं उस पर ये बनाया जाता है। ठीक, तो घर्षण बल अभी केंद्रीय बल बनेगा, वृत्ति गति हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो अगर इस पिंड है इसका mg नीचे की काम करेगा, क्या काम करेगा? mg। पिंड का द्रव्यमान कितना है, कार का द्रव्यमान कितना है? m। पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचेगी तो नीचे क्या काम करेगा? mg। और इसको संतुलित करने के लिए न्यूटन के तृतीय नियम से हर क्रिया के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया बल होता है। तो नीचे mg काम कर रहा है तो ऊपर क्या काम करेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल r। ये इसको क्या करेगा? संतुलित करेगा। तो लिखेंगे r इक्वल टू कितना? mg। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखते हैं, अब ये जो हमारा इधर घर्षण बल लग रहा था कितना? F। क्या लग रहा था? घर्षण बल F लग रहा था। और ये जो घर्षण बल F लग रहा है कि किसको संतुलित करेगा? अभिकेंद्रीय बल को। या तो अभिकेंद्रीय बल या तो घर्षण बल के बराबर होगा, या तो उससे थोड़ा सा अधिक होगा। अब लिख सकते हैं क्या कि अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बटे में r। r की जगह पर कितना है? कैपिटल R। और या तो ये तो बड़ा होगा किससे? आपका घर्षण बल Fs से। बात समझे? अब यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बटे r ग्रेटर देन इक्वल Fs बराबर आपको पढ़ाए थे। Fs बराबर फॉर्मूला क्या होता है? घर्षण बल बराबर μs इनटू r। Fs इक्वल टू μs इनटू r। यहां से रखेंगे कितना? μs इनटू r। कोई समस्या है? यहां तक नोट करिए। चलो अब देखते हैं, यहां से Fs बराबर कितना होता है? μs इनटू स्मॉल r, कैपिटल R। और यहाँ कैपिटल R दो लिख दिया, यहाँ स्मॉल r बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? स्मॉल r। यहाँ कितना हो जाएगा? स्मॉल r। यहाँ देखेंगे हम लोग Fs μs इनटू r, और r वाला फॉर्मूला क्या मिल गया है? mg। r की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? mg। तो कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बटे में r। यहाँ कैपिटल R ना लिख सकते, लिखेंगे स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि दो कैपिटल R हो जाएंगे। इसकी त्रिज्या को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? r। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो μs और इनटू r का वैल्यू कितना निकल दिया हम लोग? m इनटू g। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से v स्क्वायर बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर वहां से हम v स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो v स्क्वायर, और देखिए ये भाग में है, नीचे है तो किसमें है? डिवाइड में। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां से लिख सकते हैं v ग्रेटर देन इक्वल कितना? μs r इनटू g। μs इनटू r इनटू g। इधर वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो v इक्वल टू v ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा? μs इनटू r इनटू g। बस नहीं, ये जो हमारा वेग होता है क्या होता है? अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम वेग होता है। अगर इस वेग से इस मोड़ पर हम जाएंगे, ठीक है, तो हम कार हमारी बिना फिसले हुए क्या होगी? आसानी से मोड़ को पार कर लेगी। बात समझ गई? तो अगर देखिए, यहाँ देखिए जो वेग है v का मान है, क्या m इसमें दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब द्रव्यमान नहीं दिया। तो किसी भी वस्तु का जो वेग होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप द्रव्यमान कितना में लीजिए, आप मान लीजिए कि 10 टन का क्या ट्रक खरीदिए, अच्छा आप 1 कुंटल का क्या खरीद लीजिए? एक कार खरीद लीजिए। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। दोनों का वेग क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो v बराबर अधिकतम v बराबर क्या होगा? अंडर रूट में μs इनटू r इनटू g। समझ गई? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक।